हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आपके सबसे पसंदीदा प्रोग्राम नमस्ते भारत को बिल्कुल नए अंदाज में लेकर आए हैं हम। चीन के साथ भारत का विवाद लगातार जारी है, सीमा पर तनाव है, लेकिन इस बीच देश की राजधानी दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर आई है आतंकी अलर्ट को लेकर। ऐसी जानकारी खुफिया एजेंसियों को मिली है कि 4 आतंकी दिल्ली में घुसने की साजिश रच रहे हैं। इसी को लेकर दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में अलर्ट किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं और इन आतंकियों का कनेक्शन जैश ए मोहम्मद से बताया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों को जो जानकारी मिली है, दिल्ली में ये किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में है। ऐसे में दिल्ली के सभी बॉर्डर्स, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली में आतंकियों को लेकर एक अलर्ट खुफिया एजेंसियों की तरफ से जारी किया गया है। ऐसे में दिल्ली की जो तमाम बॉर्डर्स है, दिल्ली से लगने वाले तमाम बॉर्डर्स है, वहां पर सुबह से ही लगातार सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। बॉर्डर पर आने जाने वाली तमाम गाड़ियों की, तमाम लोगों की चेकिंग की जा रही है। इसी से जुड़ी दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स गश्त पर निकले हैं। पुलिस दुकानों को बंद करने के लिए कह रही है। लोगों को बाजार से घर जाने की हिदायत दी जा रही है। तस्वीरें दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके की हैं। दिल्ली में 4 आतंकियों के घुसने की खबर के बाद पुलिस अलर्ट पर है। पूरी दिल्ली में इसी तरह बाजार, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर तलाशी का अभियान चल रहा है। दिल्ली से लगे बॉर्डर्स पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये दिल्ली यूपी बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां पुलिस सभी वाहनों की चेकिंग कर रही है। सीआईएसएफ के जवान भी इस अभियान में तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस को जो इनपुट मिला है उसके हिसाब से दिल्ली में आतंकी हमला हो सकता है। इसी तरह के इनपुट्स मिले हैं, जिसके बाद तस्वीरें यूपी दिल्ली बॉर्डर की आप देखिए किस तरह से यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं पूरी तरह से अलर्ट हैं। यहाँ पर गाड़ियों की जो चेकिंग है वो की जा रही है, लोगों को रोका जा रहा है, लोगों से पूछताछ जो है वो की जा रही है। ना सिर्फ यहाँ पे दिल्ली पुलिस है, बल्कि यहाँ पर साथ साथ सीआईएसएफ के जवान जो हैं वो भी यहाँ पर चौकन्ना है। दिल्ली पुलिस को मिले अलर्ट के मुताबिक आतंकवादी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं। आतंकवादियों के पास गोला बारूद भी हो सकता है। आतंकवादियों का मकसद दिल्ली एनसीआर में तबाही मचाना है। पुलिस को जानकारी मिली है कि आतंकवादी ट्रक में छिपकर दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए सड़क पर जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। तलाशी के साथ साथ संदिग्ध लोगों से पूछताछ का भी काम जारी है। मौजूद है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे, जहां पे बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। कारण है कि दिल्ली में आतंकवादियों के घुसने का अलर्ट जारी हुआ है। यहाँ पे रोक करके न सिर्फ ट्रकों को, टेम्पो को, बल्कि गाड़ियों को भी यहाँ पे रोका जा रहा है और एक एक करके सबकी जांच की जा रही है। दिल्ली के अंदर भी ये स्थिति है कि जितनी भी संवेदनशील जगह है वहां पे लगातार पुलिस चेकिंग कर रही है। नमस्ते भारत में वक्त हो रहा है 6:03 और हम आपको अब बताने जा रहे हैं ऐसी खबर जिसे सुनकर आप चाहें तो तालियां बजाकर हंस सकते हैं, आप चाहें तो इसको अपने दोस्तों को चुटकुले की तरह सुना सकते हैं। ये खबर है चीनी अखबार और चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में छपी भारत की धमकी से जुड़ी हुई। 130 करोड़ देशों वाले देश भारत को चीन एक अखबार के जरिए धमकी दे रहा है। ये धमकी क्या है, पूरी कहानी क्या है, ये गालवन घाटी की घटना से जुड़ी हुई कहानी है। इस कहानी को समझिए। ये है चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स। भारत चीन सीमा विवाद शुरू होने के बाद से गंभीर मुद्दों पर चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए हैं, बिल्कुल किसी कॉमेडी सर्कस की तरह। चुटकुला नंबर 1। भारत चीन से जंग लड़ता है तो 1962 से बड़ी बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। चुटकुला नंबर 2। चीन के खिलाफ नफरत फैलाकर भारत में राष्ट्रवाद का बुखार फैलाया जा रहा है। चुटकुला नंबर 3। भारत बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के लिए चीन पर निर्भर है। गंभीर मुद्दों पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मानसिक असंतुलन की वजह है दुनिया के 2 बड़े देशों के ये 2 बड़े चेहरे। एक है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन कैसे, इस सवाल का जवाब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी का ये बयान सुनिए। हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर
उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। पीएम मोदी के इसी बयान से चीन बौखला गया। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शिन ने भारत के खिलाफ एक धमकी भरा लेख लिखा। ट्विटर पर इस लेख को साझा किया। लेख का शीर्षक है, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विशेष स्थिति में सेना को हथियार इस्तेमाल करने की छूट। लेख के साथ वाले ट्वीट में लिखा है, अगर ऐसा है तो भारी कीमत चुकानी होगी। हू शिन ने लिखा कि मोदी ने सेना को खुली छूट देने वाली बात राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने के लिए कही है। मोदी जानते हैं कि भारत चीन के साथ संघर्ष नहीं कर सकता, इसलिए तनाव घटाने के लिए शब्दों से खेल रहे हैं। पाकिस्तान जैसे देशों की बात होती तो भारत वास्तविक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता था, लेकिन भारत चीन के बीच सैन्य संघर्ष होता है तो भारत को 1962 के युद्ध से ज्यादा बेइज्जती झेलनी होगी। भारत सरकार की ओर से सेना को ये खुली छूट दे दी गई है कि अगर सेना को लगता है कि चीन सीमा पर कोई भी इस तरह के हालात खड़े हो रहे हैं कि गोली चलाने की जरूरत है तो वो हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम लगातार फाइटर जेट आसमान में पेट्रोलिंग करते नजर आते हैं। तो भारत की तरफ से एयरफोर्स जो है वो अपना तमाम डिप्लॉयमेंट यहाँ बढ़ा चुकी है। उसके अलावा थल सेना की तरफ से भी लगातार ट्रूप्स को बॉर्डर की तरफ रवाना किया जा रहा है। पूरे सीमा विवाद पर भारत को अमेरिका का साथ मिल रहा है, इसलिए हू शिन ने अमेरिका को भी लपेटे में ले लिया। नई दिल्ली को तीसरे देश के उकसावे का शिकार बनकर विवाद को कूटनीतिक युद्ध में बदलने या सीमा पर उकसावे से बचना चाहिए। तीसरे देश के नेता को भी इस मौके का फायदा उठाने से बचना चाहिए। नई दिल्ली को दुश्मन बनाने की जगह दोस्त बनाने चाहिए। भारत में चीनी सामान के बहिष्कार की मुहिम से भी चीन छटपटा रहा है। इस छटपटाहट को बताने के लिए हू शिन ने सहारा लिया भारत के मशहूर पत्रकार और अर्थशास्त्री स्वामीनाथन अय्यर के लेख का। लेख के हवाले से हू शिन ने लिखा कि चीन एक विशाल देश है जिस पर भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए निर्भर करता है। स्वामीनाथन अय्यर ने अपने लेख में पीएम मोदी को आगाह करते हुए लिखा था कि आत्मनिर्भरता का मतलब आयात घटना, वैश्विक व्यापार और निवेश में कमी आना है। ये नीति जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की थी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को आर्थिक नुकसान हुआ। यानी भारत की रणनीति साफ है। चीन की सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक घेराबंदी, सैन्य स्तर पर सेना को खुली छूट, कूटनीतिक स्तर पर बड़े मुल्कों का साथ, आर्थिक स्तर पर आत्मनिर्भरता। चीन भारत के इस चक्रव्यूह में फंस भी चुका है, इसलिए बौखला कर धमकी देने पर उतर आया है। तो कुछ इस तरह से आपने सुना चीन की गिरद भभकी, जो कि उसने अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए दुनिया के सामने रखी भारत के लिए। लेकिन अब भी बड़ा सवाल मन में आपके ये होगा कि आखिर 15 जून की दरमियानी रात, 15-16 जून की दरमियानी रात गलवान घाटी में हुआ क्या? क्योंकि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, तमाम सोशल मीडिया में हर तरह की खबरें उठ रही हैं। एबीपी न्यूज के नमस्ते भारत में आपको तर्क के साथ, हर फैक्ट के साथ हमने एक रिपोर्ट तैयार करी है दिखाने के लिए, जिसमें हमारी सहयोगी प्रणय उपाध्याय आपको बताएंगे अंदर की खबर। अंदर की खबर ये कि 15 और 16 जून की दरमियानी रात गलवान में क्या हुआ। एबीपी न्यूज के संवाददाता प्रणय उपाध्याय आज देश को बताएंगे कि चीनी सेना के एक अधिकारी को कब्जे में लेकर भारतीय सेना ने कैसे बदले समीकरण। प्रणय उपाध्याय आज देश को ये भी बताएंगे कि दोनों तरफ से सैनिकों को बंधक बनाने का सच क्या है। प्रणय उपाध्याय बताएंगे कि गलवान घाटी में कैसे चीनी सैनिकों ने भारतीय फौज को धोखा दिया। 15 जून की रात गलवान घाटी के समीकरण आज आपको संवाददाता प्रणय उपाध्याय बताएंगे। गलवान घाटी में 15 जून की रात पर कई सुनी बातों की जगह भारत सरकार वाली रिपोर्ट देखिए। लद्दाख की गलवान घाटी में हुए संघर्ष के दौरान भारतीय सेना के जांबाजों ने ये साफ कर दिया कि चीन यदि भारत की तरफ आक्रामक तेवरों से देखेगा तो उसे अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये बताती है कि किस तरह भारतीय सेना के जांबाजों ने चीन के फौजियों को ये सबक सिखाए। गलवान घाटी में 15 जून की रात को हुई झड़प की जो रिपोर्ट सरकार को भेजी गई, उसके मुताबिक रात के अंधेरे और आपाधापी के बीच ही चीनी सैनिकों ने भारत के कुछ फौजियों को घेर कर अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन चीन को अपने सैनिकों का यह कारनामा काफी महंगा पड़ा।
क्योंकि भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने भी चीन के एक अधिकारी समेत 15 सैनिकों को घेरकर अपने पास बैठा लिया। अगर चीन ने भारत के 10 सैनिकों को पकड़ा था तो चीन के 15 जवान भारत के कब्जे में थे। विवाद सुलझाने की जो कोशिश हुई उसके बाद भारत चीन के अधिकतर जवानों को छोड़ दिया, वो भी इसलिए ताकि तनाव न बढ़े। एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मोदी सरकार के मंत्री पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने भी इस बात की पुष्टि की है, भारत की सेना ने चीन की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सिर्फ एक नक्शे को देख लें तो आपको बात समझ में आ जाएगी। इस PP-14 के ऊपर उनके लोग हमारे लोगों का आमना सामना हुआ, क्योंकि वो लोग इस लाइन को क्रॉस करना चाहते थे। वो इस इलाके में उनको रोक दिया गया, हमारे लोग इधर आ गए। और उनका मुद्दा क्या था, एम क्या था? उनका एम ये था कि हमने जो रोड बनाई है शोक के साथ साथ उसको कैसे देखें, उनको दिखाई नहीं देता, इसलिए वो यहां पे जाना चाहते थे। काफी लोग थे जो उनके हमारी तरफ थे, तो उनको वापस भेजा गया, उन्होंने हमारे लोगों को भेज दिया। कोई इसमें ये नहीं है कि किसी ने कैदी बना लिया किसी को, कोई कैदी कोई नहीं था। चीन कभी बताता नहीं है। 1962 के अंदर भी अगर उनके 1000 मरे तो उनका 200 मरे। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गलवान घाटी में हुई झड़प की शुरुआत में भारत के सैनिक चीन के सैनिकों के मुकाबले ज्यादा थे, लेकिन बाद में आसपास के इलाकों से चीन के सैनिक भी पहुंच गए। सेना के सूत्रों के मुताबिक ताजा स्थिति ये है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीन के सैनिक भले ही पीछे हट गए हों, लेकिन अभी भी इलाके में चीनी सैनिकों का बड़ा जमावड़ा है और भारत ने भी बराबर की मोर्चाबंदी बना रखी है। और भारत के जवान तब तक डटे रहेंगे जब तक कि चीन की सेना पीछे नहीं हट जाती। 6:12 हो रहे हैं। आपके मन में कई सारे सवाल हुए होंगे हमारी अभी की रिपोर्ट को देखकर कि एलएसी पर किस तरीके की तैयारी है, भारतीय सेना को कितनी छूट मिली है, कितनी नहीं, क्या कुछ तैयारियां हैं, चीन को सबक आखिरकार हम सिखाएंगे कैसे। इसके लिए खास तौर पर ग्राउंड जीरो से जगविंदर पटियाल ने आपके लिए तैयार की है एक रिपोर्ट, देखिए। भारत चीन सीमा से हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने वाले जगविंदर पटियाल बताएंगे कि बॉर्डर पर सेना की तैयारी क्या है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद जगविंदर पटियाल सरल शब्दों में बताएंगे 8 फिंगर्स की लड़ाई क्या है। जगविंदर पटियाल बताएंगे 15 जून को हुई झड़प के बाद सरकार की तरफ से सेना को दी गई छूट का मतलब क्या है। साथ में मोदी के मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख बताएंगे गलवान में 15 जून को हुई झड़प की असल वजह क्या थी। जनरल वीके सिंह दिखाएंगे कैसे और कहां पर कितने जवानों के साथ दोनों सेनाओं की झड़प हुई। लेह लद्दाख में ग्राउंड जीरो पर मौजूद जगविंदर पटियाल से सबसे पहले समझिए एलएसी पर 8 फिंगर्स की लड़ाई। तो इस लेक के किनारे 8 फिंगर हैं, यानी अगर यहाँ पर लेक है तो इस तरह से 8 पहाड़ियां हैं जिनको कि 8 फिंगर कहा जाता है। भारत 1962 के युद्ध के बाद से यहीं पर, पहले भी 1962 का युद्ध हुआ था, उसके बाद से भारत और चीन के बीच इन 8 फिंगर पर पेट्रोलिंग होती है। भारत 1 नंबर से 8 नंबर की तरफ जाता है और चीन 8 नंबर से भारत के 2 और 3 फिंगर टिप जो है उनकी तरफ आता है। लेकिन 1962 से लेकर अब तक किसी ने भी वहां पर अपना ना बेस कैंप बनाया है और ना ही अपने अस्थायी तौर पर कैंप स्थापित किए हैं। केवल दोनों तरफ से सैनिकों का पेट्रोल आता और जाता है, यानी गश्त लगाते हैं। गलवान घाटी में 15 जून को हुई झड़प के बाद सेना को सरकार ने खुली छूट दे दी है, लेकिन क्या है ये छूट? बॉर्डर पर दी गई इस छूट का मतलब क्या है, समझिए ग्राउंड जीरो से आप तक बॉर्डर की हर खबर पहुंचाने वाले जगविंदर पटियाल से। अब भारत की तरफ से करारा जवाब देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि 1996 में दोनों मुल्कों के बीच जो 2 किलोमीटर की सीमा के इलाके में हथियार इस्तेमाल ना करने के लिए जो संधि हुई थी, उस संधि के अब कोई मायने नहीं रह जाते। इसलिए भारत सरकार की ओर से सेना को ये खुली छूट दे दी गई है कि अगर सेना को लगता है कि चीन सीमा पर कोई भी इस तरह के हालात खड़े हो रहे हैं कि गोली चलाने की जरूरत है, तो वो हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब समझिए मोदी सरकार के मंत्री और पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह से गलवान घाटी में कहां पर और क्यों दोनों सेनाओं की झड़प हुई थी, और अब जब सरकार ने दे दिए हैं नए आदेश तो उसका क्या होगा अंजाम। ये है इलाका जहां पे कि PP 14 है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14। ये गलवान नदी जारी है और इस तरफ को ये नीचे जाकर, इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो आपको और नजर आ जाएगा, ये शोक नदी है, शोक नदी में जाके मिलती है। ये वास्तविक नियंत्रण रेखा इसमें लाल रंग से मार्क की गई है। शाम को जब हमारे लोगों को पता लगा कि यहां से पूरी तरीके से लोग बाग नहीं हिले हैं, तो वो आए और उन्होंने सुबह उन्होंने कहा था कि हम भी देखना चाहते हैं कि आपके लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, और उनको इजाजत दी गई थी एक अपना टेंट लगाने के लिए। वो टेंट हटा नहीं, हमारे लोगों ने कहा हटाइए, और उस मेले के अंदर उन लोगों को लगा कि हम उनका टेंट उखाड़ कर फेंक रहे हैं, जो भी हुआ हो, जमीन के ऊपर बहुत चीजें होती हैं, तो वहां पे जो लोग थे उनके बीच में गुत्थम गुत्था हो गया। समय का सबसे बड़ा अपडेट हम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको दफ्तर के लिए निकलना है। दिल्ली वासियों के लिए खास तौर पर यह खबर है, दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है और यह कहा जा सकता है कि मानसून से पहले की ये दस्तक है और सुबह 6 बजे ये बारिश शुरू हो चुकी है और इस समय जबरदस्त बारिश हो रही है। दिल्ली की सड़कें जो है पानी से लबालब हैं। हम देख पा रहे हैं जो सूरज देवता हैं वो भी बादलों के पीछे कहीं छिप चुके हैं। इतनी तेज बारिश हो रही है कि आपको ये आवाजें आपके घर के भीतर बैठे हुए भी सुनाई देंगी। तो मानसून ने एक तरह से कहा जा सकता है कि दस्तक दे दी है। जबरदस्त दिल्ली में बारिश हो रही है, तो घर से निकलने से पहले आप अपने दफ्तर पहुंचने का प्लान तय कर लें। आपको किस तरह से पहुंचना है, कितना वक्त आपको ज्यादा लग सकता है, क्योंकि सुबह बारिश की वजह से हो सकता है कि आपको ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़े। हो सकता है कि घर से अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेना चाहते हैं तो आपको देर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस बारिश की वजह से अवेलेबल हो। आपकी स्क्रीन पर देश के प्रमुख शहरों का हम मौसम दिखा रहे हैं। इन शहरों के मौसम के हालचाल को जानकर ही आप घर से निकलें, क्योंकि आपको घर से निकलते वक्त मौसम के हिसाब से आपको नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, ये सभी इन शहरों का, उत्तर भारत के इन प्रमुख शहरों का हालचाल हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको किस तरह से इन शहरों में मौसम आपके लिए है। जयपुर में इस समय हम आपको सबसे पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहेगा। इसके अलावा बात कर लें गुजरात के अहमदाबाद शहर की, 28 डिग्री न्यूनतम तापमान, अधिकतम 37 डिग्री। गुजरात में भी बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश नहीं होगी। जयपुर की बात कर लें, अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। लखनऊ की बात कर लें, 25 डिग्री न्यूनतम तापमान, 36 डिग्री अधिकतम रहेगा। अब बारी है एक बार फिर से चीन भारत गतिरोध के बारे में ताजा अपडेट आपको देने की। आप जानते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदार है भारत का रूस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही रूस और भारत की करीबियों से दुनिया वाकिफ है। ऐसे मोर्चे पर जब चीन और भारत के बीच गतिरोध पर दुनिया चिंतित है, राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री, माफ कीजिएगा, राजनाथ सिंह जा रहे हैं मॉस्को और यहां मॉस्को में जब वो जाएंगे, रूस में प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, वहां चीन के अधिकारी भी शामिल होंगे। मौका भी बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है, इतिहास से ताल्लुक रखता है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि चीनी अधिकारी से कोई बातचीत भारत नहीं करने वाला। सीमा पर तनाव के बीच ये दो तस्वीरें भारत और चीनी सैनिकों की कदमताल की हैं। एक तरफ 75 सशस्त्र सैनिकों का भारतीय दस्ता है तो दूसरी तरफ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है। 24 जून को रूस में होने वाली विजय दिवस परेड में दोनों देशों के सैनिक शामिल होंगे और इन दोनों तस्वीरों के गवाह बनेंगे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह आज से रूस की 3 दिन की यात्रा पर होंगे। 24 जून को रूस की विजय दिवस परेड में शामिल होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसे लेकर मॉस्को में विजय दिवस परेड का आयोजन होगा। इस परेड में भारत, चीन समेत
11 देशों की सैन्य टुकड़ियां हिस्सा लेंगी। इस समारोह को लेकर रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है, रक्षा मंत्री की यात्रा भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक विशेष एवं विशेषाधिकृत सामरिक साझेदारी को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि चीन के साथ सीमा विवाद के बावजूद राजनाथ सिंह रूस की यात्रा करेंगे, क्योंकि रूस के साथ भारत के रिश्ते दशकों पुराने हैं। हम आपको देश के प्रमुख अखबारों की सुर्खियां बता देते हैं फटाफट से, ताकि आपको ये पता चल सके घर में बैठे बिस्तर पर चाय की चुस्कियों के बीच मौसम भी सुहावना है, बारिश हो रही है दिल्ली में, आप ये जान सकें कि इन 4 प्रमुख अखबारों ने कौन सी खबरों को सुर्खियां बनाया। तो 5 अखबारों की सुर्खियां आपके लिए खासतौर पर लेकर आए कि हेडलाइंस फ्रंट पेज पर क्या छापी गई है। सबसे पहले बात हिंदुस्तान अखबार की कर लेते हैं, जिन्होंने चीन के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मीटिंग की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। स्टोरी का टाइटल उन्होंने जो दिया है वो आपको बता देते हैं। टाइटल में लिखा है, सेनाओं को चीनी हरकतों से निपटने की पूरी छूट। इन सब के बीच मेरे पास अमर उजाला का अखबार है। हो सकता है कि आपकी चौखट में अखबार आ गया हो, लेकिन मैंने अपने मोबाइल में ई पेपर भी खोल लिया है। अमर उजाला आज किस खबर को लीड स्टोरी के तौर पर रख रहा है, मेरे ई पेपर और आपके अखबार के जरिए, चलिए आपको बता देते हैं। अमर उजाला ने जो खबर प्रमुखता से छापी है वो है भारत चीन गतिरोध, आप जानते ही हैं। और अमर उजाला ने इस खबर को इस तरह से लिया है कि रक्षा मंत्री ने जो बैठक की है उसको लीड स्टोरी बनाई है अमर उजाला ने, और लिखा है कि एलएसी पर चीन ने फिर दुस्साहस किया तो फिर हथियार उठा सकता है भारत। यह महत्वपूर्ण खबर थी राजनाथ सिंह की बैठक को लेकर, जिसको लीड स्टोरी बनाई है अमर उजाला ने। अब नजर डाल लेते हैं दैनिक भास्कर पर। दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने की सुर्खी किसको बनाया है? पहले पन्ने की सुर्खी बनाया दैनिक भास्कर ने राजनाथ सिंह की मॉस्को यात्रा को लेकर। साफ साफ लिखा है, भारत चीन तनाव पर रक्षा मंत्री के साथ बैठक के पहले पन्ने पर जगह दी गई। स्टोरी का टाइटल बाकी अखबारों के मुकाबले सिंपल है लेकिन आकर्षक है। एलएसी पर चीनी घुसपैठ, एलएसी पर चीनी घुसपैठ को तो हमारी सेना भी अब गोली चलाएगी, इस खबर को सुर्खियां बनाया। जो सेना को आजादी दी गई है, जो सेना को स्वतंत्रता दी गई है, और जो पुराने समझौते थे जो 1993 से 2005 के बीच हुए थे, उनको अब रद्द कर दिया गया है। दैनिक जागरण अखबार भी हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप समझ सकें दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर किस खबर को प्रमुखता से छापा है। तो बड़ी खबर तो भारत चीन सीमा विवाद ही है, और इसको लेकर जो हेडलाइंस बनाई है दैनिक जागरण ने, उसका शीर्षक है, चीन सीमा पर सेना को हथियार चलाने की इजाजत। तो इसी से कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है चीन, क्योंकि दैनिक जागरण अखबार में साफ तौर पर लिख दिया गया है कि जिस तरीके से सेना को पूरी छूट दे दी गई है, उसके बाद अब कुछ भी हो सकता है। अब आपको जानना चाहिए कि भारत न सिर्फ चीन के मोर्चे पर बल्कि पाकिस्तान के मोर्चे पर भी अच्छा खासा सबक अपने हमसाए मुल्क या फिर ये कह लें कि अपने दुश्मन मुल्क को सिखा रहा है। आपको याद होगा शनिवार को एबीपी न्यूज ने ही आपको दिखाया था कि कैसे बीएसएफ ने सीमा पार आतंकी संगठनों की कारगुजारियों को अंजाम देने से पहले ही एक ड्रोन मार गिराया था, और एक बहुत बड़ी कामयाबी बीएसएफ को उस वक्त मिली थी जब सीमा पार से आ रहा ये ड्रोन हथियारों से लैस था और बीएसएफ ने इसको निशाना बनाया था। बड़ी बरामदगी भी हुई थी। अब खबर यह है कि जो सीज फायर तोड़ रहा है लगातार पाकिस्तान से, यहां भी हमने अच्छा खासा सबक सिखाया है उसे। आपके टीवी स्क्रीन पर पाकिस्तान की साजिश पर भारत के एक्शन की 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ सीमा पार से हो रही फायरिंग का जवाब है, दूसरा आतंकियों के मददगार ड्रोन पर बीएसएफ का निशाना है। भारतीय सैनिकों ने सीज फायर उल्लंघन का जवाब देते हुए पाकिस्तान के 6 सैनिकों को फायरिंग में घायल कर दिया। माना जा रहा है कि भारतीय फायरिंग में गंभीर रूप से घायल कुछ सैनिकों की मौत भी हो गई। ये पाकिस्तान के सिंध रेजिमेंट के सैनिक थे। शनिवार को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के रामपुर सेक्टर में एलओसी के नजदीक भारतीय गांवों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में 4 भारतीय नागरिकों की जान चली गई थी। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने निकाइल सेक्टर में पाकिस्तानी पोस्ट और लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया, जिसमें पाकिस्तान के 6 सैनिक घायल हो गए। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की तरफ से बिना किसी उकसावे के लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा था, जिसका जवाब भारतीय सेना ने दिया है। शनिवार को ही जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीएसएफ ने पाकिस्तान की दूसरी साजिश को नाकाम किया। पाकिस्तान के भारी भरकम ड्रोन को मार गिराया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से दावा किया गया है
कि इस ड्रोन से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी अली भाई नाम के आतंकी को हथियार पहुंचाया जाना था। ये एक बहुत बड़ा ड्रोन है जो कि चाइना में बना है और करीब 8 फीट इसकी जो लंबाई बताई जा रही है जिसको उड़ाया जा रहा है। चाइना में बना ये ड्रोन है और इसका वजन करीब 17.5 किलो था और इसके साथ ही जो बीएसएफ ने इस ड्रोन को मार गिराया है, यहाँ पर आप निशान देख सकते हैं। इस ड्रोन से बीएसएफ ने अमेरिका में बनी M4 राइफल, 2 मैगजीन और 7 ग्रेनेड बरामद किए हैं। बहुत बड़ा हेक्साकॉप्टर ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की पोस्ट है ठाकुरपुरा, जो कि नारोवाल चक्करगढ़ में पड़ती है, उस साइड से आता हुआ इंडियन टेरिटरी में क्रॉस किया और करीब जब 300 गज अंदर आ गया है तो उसके ऊपर इन्होंने फायर किया है। तो फायर करने से जो हेक्साकॉप्टर को लगी है और उसका जो सिस्टम खराब हो गया और फिर वो नीचे गिरा है। तो ये सारा कुछ जो है वो अलर्ट किया, कलेक्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं कि इसका मतलब है कि कोई ना कोई इसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ था और वो 500 गज 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही होगा जहाँ पर ये हेक्साकॉप्टर हमने गिराया है। तो ये काफ़ी बड़ी साजिश थी। ये सिर्फ किसी ने वेपन पकड़ना था और अम्युनिशन और ग्रेनेड थे, तो ये इमीडिएटली कोई ना कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करने की शिद्दत में। गलवान घाटी में जो कुछ हुआ वो सबने देखा, उससे पूरे देश के जितने भी नागरिक हैं वो आहत हुए, खास तौर पर शहीद के परिवार वाले, क्योंकि उनके परिवार वालों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। वो परिवार वाले जानना चाहते थे कि गलवान घाटी में हुआ तो क्या हुआ। तो आपको बता दें कि सरकार को एक आधिकारिक रिपोर्ट सौंपी गई है जिसमें यह बात का खुलासा हुआ है कि चीनी सैनिकों का बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है, उनके भी कई सारे सैनिक मारे गए। हालांकि चीन ये बात किसी भी कीमत पर कबूल नहीं करने वाला है, लेकिन हमें यकीन है कि नमस्ते भारत पे ये रिपोर्ट देखने के बाद शहीदों के परिवार वालों को कुछ सुकून तो मिलेगा। पाता रहता तो उसी हिसाब से तैयारी करके हम लोग जाते, अगर छूट मिलता था और हम लोग उसको ज्यादा मारते। नहीं मानता तो 1 इंच नहीं छोड़ना है जमीन के लिए कोई समझौता नहीं होगा। वो हमारे चाहे कि हमारी धरती माँ के ऊपर कदम रखें, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तस्वीरों में शहीद चंदन कुमार के पिता गमगीन आंखों से चीन के इस हरकत पर बदले की मांग कर रहे हैं। कहना तो जैसे बदला दिया जाए। बिहार रेजिमेंट के चंदन कुमार गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए। चंदन बिहार के आरा जिले के रहने वाले थे। शहीद चंदन के भाई हवलदार देव कुमार भारतीय सेना में कार्यरत है। चीन के इस कायरतापूर्ण हमले पर अपना गुस्सा जाहिर किया। वहाँ हथियार चलाने का आदेश नहीं है। अगर यही आदेश रहता हथियार का या हमारा ये लड़ाई बोल कर बताता कि लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं, हम लोग भी उसी तैयार होकर वैसी लड़ाई लड़ने के लिए जाते वहाँ, और उसी हिसाब से हम लोग उसका मुंहतोड़ जवाब देता कि जिस कारण से हमसे लड़ने का वो चाह रहा था उससे हम लोग लड़ाई कर सकते थे, लेकिन वो धोखा किया हम लोग के साथ। सिर्फ परिवार वाले ही नहीं, पूरा गांव चंदन की शहादत पर चीन से बदले की मांग कर रहा है। हमारे गांव के बहुत से लोग वहाँ फौजी सियाचिन से लेकर ग्लेशियर तक खड़े हैं। ये फौजियों का गांव है। भारत सरकार को चाहिए कि मतलब सही कदम उठावे। तस्वीरों में गलवान घाटी में शहीद हुए हवलदार सुनील कुमार की पत्नी रीता देवी। देश के लिए पति ने कुर्बानी दी। भारत के सामने से उसमें वार करें और उसको एक जगह 50 मारे, तब शहादत का बदला हो रहा है। बिहार का समस्तीपुर जिला, शहीद अमन कुमार सिंह का गांव सुल्तानपुर। चीन के साथ मुठभेड़ में शहीद अमन के पिता को इस शहादत पर गर्व है। जहां बेटा खो गया, खो जाने का गम है, वहीं यह गर्व महसूस करता रहा कि चीनी सैनिकों को मारते मारते शहीद हुआ हमारा अमन। चीन के लड़ाई पर आज 1 महीना से पहले गेल रहे और कितना युद्ध में और मार के शहीद 10-20 जवान के मार के तकर बाद शहीद हुए हैं। ये जज्बा एक पिता का है। बेटा चीन के साथ हुए हिंसक झड़प में शहीद हो गया, लेकिन पिता का हौसला टूटा नहीं। बेटे की शहादत के बाद अब अपने दोनों पोतों को सेना में भर्ती के लिए तैयार करने की बात कर रहे हैं। बेटा और रोशन कुमार और राणा कुमार और
उसके भार पर तो दादा का भार पर उसी बना करके हम और चीन से और हम बदला लेने चाहते हैं। आपको वक्त है ये बताने का कि कैसे राजनीति में नर से नारायण बना दिया जाता है किसी व्यक्ति को। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी के ट्विटर का जवाब देते देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना देव देवताओं से कर डाली। दरअसल ये पूरा जो बमबाजी चल रही है बयानों की, ये चीन सीमा पर हो रहे तनाव और उस पर राहुल गांधी के सरकार को घेरने के ट्विटर वार का नतीजा है। आपका तो भगवान भी अब साथ नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता हैं। यह बात आपकी जुबान से निकलती है, इस बात को समझना चाहिए, आपके ट्विटर से निकलती है। इसलिए भगवान भी शुभ सोच रहा है, इस बात को समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मोदी जी नरों के ही नेता नहीं, नरों के ही राजा नहीं, सुरों के देवताओं के भी राजा। इस तरीके की भाषा बनती है, यह हमको समझना चाहिए। राहुल गांधी से राजनीतिक लड़ाई में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी को नरों के साथ साथ देवताओं का नेता क्यों बताया, अब ये समझिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। जापान टाइम्स का एक आर्टिकल शेयर किया, नरेंद्र मोदी इज एक्चुअली सुरेंद्र मोदी। दरअसल राहुल गांधी लिखना तो सरेंडर चाहते थे, लेकिन स्पेलिंग गलत हो गई और राहुल ने सरेंडर की जगह सुरेंद्र लिख दिया और खबर लिखे जाने तक सही भी नहीं किया था। राहुल के इस ट्वीट के बाद उनका खूब मजाक उड़ा। एक ट्विटर यूजर ने राहुल को सुरेंद्र का मतलब समझाया, तो एक ट्विटर यूजर ने राहुल की जिनपिंग के साथ तस्वीर शेयर कर दी, लिखा आप यहाँ हैं। राहुल की इसी गलती को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तूल दी। प्रधानमंत्री मोदी को भगवानों का भी राजा बता दिया। चीन से तनाव के बीच राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। अपने ट्वीट के जरिए लगातार सवाल कर रहे हैं, सरकार पर गहरी नींद में खोने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल के इन आरोपों पर बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल विपक्ष में बैठने का ट्यूशन लेने की पेशकश की है। तुम अपने कांग्रेस पार्टी के रोड मैप की चिंता करो, वो नीचे ही नीचे जा रही है, हर दिन जा रही है। विपक्ष भी करने नहीं आता। मैं तो ये कहूंगा, लंबे समय तक विपक्ष में रहा हूं, हमसे ट्यूशन ले लो, हम आपको बता देंगे कि विपक्ष किस तरीके से किया जाता है। बिल्कुल अलग अंदाज में हम अपने घर से लाइव हैं, ऐसा बहुत कम होता है। और ये भी बता दें आपको कि न्यूज इंडस्ट्री में भारत की पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 अलग अलग लोकेशंस में 3 एंकर्स आपको 4 घंटे तक लगातार नमस्ते भारत के जरिए अपडेट दे रहेंगे। देखिए, नमस्ते भारत की शुरुआत हमने इस खबर से की थी कि दिल्ली में आतंकी खतरा मंडरा रहा है, और दिल्ली में एक और खतरा मंडरा रहा है, किसका? कोरोना का। तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार कोरोना को लेकर और आतंकी अलर्ट को लेकर क्या कर रही है तैयारियां, जानिए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के आंकड़े को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन समेत कई आला अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग में कंटेनमेंट जोन में सख्ती बढ़ाने पर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग बढ़ाने और ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल सेवाएं उपलब्ध करवाने पर जोर देना चाहिए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जाएगी। जून के अंत तक पीएम केयर्स फंड के जरिए 60,000 वेंटिलेटरों की खरीदारी होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जानकारी दी। साथ ही साथ ये भी कहा कि देश में रोजाना 4.5 लाख पीपीई किट तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में रियायती दरों पर उपलब्ध बेडों की संख्या जारी की है। शनिवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन विभाग ने बैठक में बेड की संख्या और इलाज की दर तय करने का फैसला लिया था। दिल्ली में अब कोरोना के साधारण आइसोलेशन बेड की कीमत 8 से 10,000 रुपए के बीच होगी। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली में जैश के 4 आतंकियों के घुसने का अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के बाद दिल्ली के सभी बॉर्डर, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर तलाशी ली जा रही है। हरियाणा, यूपी से सटे सभी बॉर्डर पर पुलिस के जवान चेकिंग में लगे हुए हैं।
तो चलिए नमस्ते भारत में एंकर्स चॉइस में खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। इसमें होंगी हर वो छोटी खबर जो बड़ी खबरों के पीछे कहीं छुप जाती है, लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इस साल होने वाली जगन्नाथ यात्रा पर रोक के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जगन्नाथ पर रोक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी याचिका दाखिल की है। नेशनल टेस्ट एजेंसी ने हिंदी माध्यम से जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ी राहत देते हुए नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप में हिंदी टेस्ट फीचर की शुरुआत की है। नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट की सुविधा देने वाला ऐप है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि हिंदी मीडियम के छात्र अब ऐप के जरिए अपने सभी मॉक टेस्ट दे सकेंगे। आंकड़ों के मुताबिक 9.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं और 16.5 लाख से भी ज्यादा इंजीनियरिंग मॉक टेस्ट में अब तक इस पर दिए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से इस बार 3 जुलाई तक ही छुट्टियां होंगी। इस दौरान जरूरी मामलों में सुनवाई होगी। ये सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। 22 से 26 जून तक 2 खंड पीठ वीडियो और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी वकीलों को केस के लिए गाइडलाइंस जारी की है। यूपी के लखनऊ का मशहूर टुंडे कबाब लॉकडाउन के बाद खुल गया है, लेकिन 90 दिनों के लॉकडाउन के बाद जब टुंडे कबाब की दुकान खुली तो 115 साल पुरानी इस दुकान का जायका बदला बदला नजर आया। बड़ी वजह क्या है? टुंडे कबाब का जो गुलावटी कबाब बहुत मशहूर है, जिसको लखनऊ जाने के बाद हर कोई कबाब खाने वाला पसंद करता है, उस गुलावटी कबाब के लिए कच्चा माल मिलना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से अब लोग उस पुराने स्वाद को याद कर रहे हैं। हम लगातार सुबह से देखिए बात कर रहे हैं कि कैसे भारत हर मोर्चे पर, खासतौर पर 2 मोर्चों पर, पाकिस्तान के मोर्चे पर और चीन के मोर्चों पर 2 तरफा फुल ऑन तैयारी कर रहा है। मोर्चे पर ग्राउंड जीरो पर हमारी सेना तैयार है और फ्री हैंड दे दिया गया है, खुली छूट दे दी गई है सेना को। राजस्थान से आई हुई ये खबर देखिए। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ राहुल गांधी, जिन्होंने सवाल किया था कि सेना को चीन की सीमा पर बिना हथियार के क्यों भेजा। दूसरी तरफ सरकार का जवाब, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सेना बिना हथियार के सीमा पर नहीं गई थी। सेना के पास हथियार थे, लेकिन संधि की वजह से हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। भारतीय सेना के हथियार पर सवाल जवाब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सैनिकों को बड़ा अधिकार दे दिया है। सेना को एलएसी पर चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए हथियार चलाने और गोलाबारी तक करने की छूट दे दी है। सूत्रों के मुताबिक हालांकि गलवान घाटी में भारतीय सेना ने न केवल बहादुरी और पराक्रम का परिचय दिया, बल्कि चीनी सेना के छक्के भी छुड़ा दिए थे, लेकिन सरकार ने इस घटना की समीक्षा करके पाया कि फायरिंग न करने के चलते भारतीय सेना को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जिसके चलते कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 सैनिक शहीद हो गए। और यही वजह है कि सरकार ने अब भारतीय सेना को पूरी तरह से खुली छूट दे दी है कि विशेष परिस्थिति में चीन सीमा पर भी फायरिंग करने से गुरेज न करे। इस बाबत खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को राजधानी दिल्ली में सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक बड़ी बैठक की। सीमा को लेकर चीन के साथ 1996 में भारत की संधि हुई थी। इस संधि के तहत दोनों तरफ की सेना एलएसी पर किसी तरह की फायरिंग या गोलाबारी नहीं कर सकती थी, न ही किसी तरह का स्थायी या अस्थायी कैंप लगा सकती थी। लेकिन 15 जून की रात गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीन की तरफ से संधि का उल्लंघन हुआ, जिसके बाद भारत सरकार ने ये नया अधिकार अपने सैनिकों को दिया है। एक ऐसी खबर हम देने जा रहे हैं जो आपको पॉजिटिविटी से भर देगी। जैसा कि आप जानते हैं, देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य अगर कोई है तो वो है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में मुंबई कोरोना कैपिटल बनी हुई है। उसी मुंबई में एक बिल्डर ने मुंबई के मलाड में नई नवेली इमारत को क्वारंटीन सेंटर के लिए दे दिया है।
तस्वीरें मुंबई के मलाड इलाके की है। लग्जरी बिल्डिंग को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। 19 मंजिला ये इमारत अब कोरोना संक्रमितों के काम आएगी। अस्पतालों में लगी भीड़ को देखकर बिल्डर मेहू सांघवी ने अपनी नई इमारत को गम को क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए सौंप दिया है। क्वारंटाइन की विशेषता ये है कि जो पेशेंट है उसके साथ में उसके फैमिली को भी यहाँ रहने की व्यवस्था की है, ताकि वही लोग उसका देखभाल करें। एकदम यूनिक, मतलब ये मुंबई शहर में इस प्रकार का एक निर्णय हुआ है, तो एक बहुत अच्छा काम महापालिका, विकासक और सोसाइटी तीनों मिलकर करते हैं, तो सब फिर तो जनप्रतिनिधि को इसमें अपना सहभाग देना ही पड़ता है। तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। बिल्डिंग को देखेंगे तो कोई कहेगा नहीं कि एसआरए का बिल्डिंग है, इतना अच्छा मेहुल भाई संघवी ने उसको बनाया है। मलाड में और आसपास में जो भी लोग क्वारंटाइन होते हैं तो सबसे पहला चॉइस होता है कि नहीं हमको ये देव स्मृति बिल्डिंग में भेजिए करके, तो एक अच्छा व्यवस्था है। नहीं, मैं तो यही अपील करूंगा कि आप हर बिल्डिंग में अगर जगह है तो वहाँ पर व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग में अपने ही लोग हैं ना, वही बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं। जब लोग कोरोना संक्रमितों को देखकर भाग रहे हैं, अरबों की संपत्ति कोरोना पीड़ितों के सेवा में लगाना बड़ी बात मानी जा रही है। और हर रोज नमस्ते भारत में हम आपको कोरोना की दवा को लेकर अपडेट देते हैं। कहां वैक्सीन पर काम हो रहा है, कहां ह्यूमन ट्रायल तक काम चला गया है और कब तक आ सकती है कोरोना की दवा। भारत कहां पर पहुंचा है इस मोर्चे पर, इसकी अपडेट जान लीजिए। हमने नमस्ते भारत में कई बार आपको अमेरिकी दवा रेमडेसिविर के बारे में जानकारी दी है। अब इस दवा का उत्पादन भारत में भी होगा, लेकिन जान लीजिए ये दवा वैक्सीन नहीं है। ये दवा उन गंभीर मरीजों पर इस्तेमाल की जाती है जिनके जो लक्षण हैं वो काफी ज्यादा हैं। अमेरिका की दवा कंपनी ग्लियड साइंस और भारत की दवा कंपनी हेट्रो लैब और सिप्ला लिमिटेड के बीच कोरोना के इलाज की दवाई बनाने का करार हुआ है। हेट्रो लैब इस दवा को भारत में कोवी4 के नाम से बेचेगी, जबकि सिप्ला कंपनी की दवा भारत में सिप्रेमी के नाम से मिलेगी। दवा के एक डोज की कीमत भारत में 5,000 से 6,000 रुपए के बीच हो सकती है। इससे पहले भारत की दवा कंपनी कैडिला ने दावा किया था कि उसे भी रेमडेसिविर दवा बनाने का लाइसेंस मिल गया है। रेमडेसिविर दवा कोरोना के इलाज में कैसे काम आती है, सुनिए इंडियन मेडिकल काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष के अग्रवाल। ये दवाइयाँ मेरे शरीर में जाके वायरल लोड कम कर देंगी, जिससे मेरी सीवियरिटी ऑफ डिसीज कम हो जाएगी। सीरियस डिसीज मॉडरेट हो जाएगी, मॉडरेट माइल्ड हो जाएगी और माइल्ड डिसीज एबॉर्ट हो जाएगी। फेविपिराविर माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के लिए है और रेमडेसिविर मॉडरेट टू सीवियर केसेस है। अगर किसी को एकदम से ऑक्सीजन लेवल लो हो गया और उसको इमीडिएटली ऑक्सीजन लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन और रेमडेसिविर दे दी जाए तो उसको कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना कम हो जाती है। ये कोरोना का निर्णायक इलाज नहीं है। दवा कोरोना के गंभीर मरीजों की स्थिति सुधारने में इस्तेमाल की जाती है। इस तरीके की जो भी खबरें होंगी दवा से जुड़ी हुई, इसके वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई, सबसे पहले आपको नमस्ते भारत में हम तीनों देंगे, ये वादा है हमारा। लेकिन अब एक कर्नाटक की उडुपी से आई हुई कमाल की कहानी आपको दिखाते हैं। इसमें एक अध्यापक है, एक मशीन है, एक मंदिर है। आप सोचेंगे आपस में कनेक्शन क्या है, समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। ये है संतोष कुमार, नमाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर है और ये है संतोष कुमार के द्वारा बनाई गई मशीन। इस मशीन को खास तौर पर मंदिर में लोगों के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए बनाया गया है। ये मशीन मंदिर में आने वाले लोगों को पूजा के बाद पवित्र जल देती है। पूजा के बाद लोग इस मशीन के नीचे हाथ ले जाते हैं और ये अपने आप जल उनकी हथेली में गिरने लगता है। मशीन को बनाने वाले अध्यापक संतोष कुमार ने इसे खास तौर पर कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए बनाया है, जिससे लोगों में सामाजिक दूरी बनी रहे। There is a COVID pandemic everywhere. Recently, government opened a temple, but in our Indian culture, this holy water is very important for devotees for some particular programs and all. So, keeping that in mind, we developed the automatic Tirtha dispenser machine. So, just have to place your palm just below the sensor. The sensor will detect your palm and it will detect, it will dispense holy water to your palm, limited amount of holy water to your palm. कोरोना काल में जरूरत के वक्त ऐसे आविष्कार की ये कहानी हमें प्रेरणा देने वाली है। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ
इलाके में और राजौरी में 2 जगह पर सीज फायर वायलेशन किया है। राजौरी इलाके और पुंछ इलाके के अलावा यहां पर 2 बार फायरिंग की गई, सुबह 3:30 बजे कृष्णा घाटी में और 5:30 बजे पुंछ में फायरिंग की गई है। पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू से अजय वाचलू जुड़ गए हैं। अजय, क्या इस फायरिंग के पीछे आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश है पाकिस्तान की? जी बिल्कुल विकास, आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान लगातार इस कोशिश में लगा है कि कहीं किसी न किसी तरीके से जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC है, जो कि जम्मू के पुंछ और राजौरी जिले में लगती है, वहां से कहीं न कहीं घुसपैठ कराने की फिराक में है। और पाकिस्तान लगातार ही कोशिश कर रहा है कि जो ट्रूप्स यहाँ डिप्लॉय हैं, जो भारतीय सेना यहाँ डिप्लॉय है, उनको कहीं न कहीं इंगेज किया जाए इस फायरिंग में और इस फायरिंग की आड़ में जो इन आतंकियों को घुसाया जाए। लेकिन जो भारतीय सेना है वो लगातार न सिर्फ पाकिस्तान की इस चैलेंज का जवाब दे रही है, बल्कि जिस तरह से घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान है उसको भी रोकने के लिए लगातार वो यहाँ पर जो है नजर बनाए हुए हैं पूरे बॉर्डर पर। जी बहुत शुक्रिया आपका अजय वाचलू, तमाम जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट इस पूरे मामले में आपसे हम लेते रहेंगे। नमस्ते भारत में 2 महत्वपूर्ण राज्यों से आई 2 महत्वपूर्ण खबरें हम चाहते हैं कि आप देखें। एक है उत्तर प्रदेश और एक है मध्य प्रदेश। आप जानते हैं कोरोना काल में हम किस हद तक की सावधानियां बरत रहे हैं। ऐसे माहौल में क्या अंधविश्वास और जिद इस तरह की खबरें आती हैं तो कोरोना के खतरे को बढ़ा नहीं देती? कोरोना काल में डराने वाली भीड़ की ये 2 तस्वीरें हैं, मध्य प्रदेश के रतलाम और यूपी के प्रयागराज की। रतलाम में अफवाह की भीड़ है तो प्रयागराज में गंगा स्नान की जिद वाली भीड़। सबसे पहले रतलाम में अफवाह वाली भीड़ की कहानी समझिए। बाजेड़ा गांव में सूर्य ग्रहण वाले दिन यानी रविवार को अफवाह फैल गई। अफवाह ये कि भगवान हनुमान के इस मंदिर से घुंघरू की आवाज आ रही थी। अफवाह फैलते ही घुंघरू की आवाज सुनने के लिए लालायित लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी। चमत्कार हो रहा है। क्या चमत्कार? मंदिर में 9 बजे से घुंघरू की आवाज आ रही। क्या ये आश्चर्य, क्या मालूम नहीं। पूरा गांव भीड़ 1.5 कलाक हो गया लगभग बसते बसते। भीड़ में शामिल लोगों में से किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। सामाजिक दूरी के पालन की तो बात ही छोड़ दीजिए। भीड़ की जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों का भ्रम दूर किया और घर भेजा। ग्रामीणों को समझाई दी कि लॉकडाउन है, कोरोना संक्रमण की बीमारी फैल रही है, तो उसके संबंध में आप है तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क सभी अनिवार्य रूप से लगाए, कोई भी भीड़ ना लगाए और उन्हें है तो सभी को अपने अपने घरों के लिए रवाना किया। आप कैसे रोक सकते हो? अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा स्नान की जिद वाली भीड़ देखिए। पुलिस से बहस करते दिख रहे ये श्रद्धालु हैं। सूर्य ग्रहण के मौके पर संगम में स्नान को पहुंचे थे। स्नान करना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है आज के लिए। जबकि संक्रमण को देखते हुए गंगा स्नान पर पुलिस प्रशासन की रोक थी, इसलिए जब पुलिस ने स्नान से रोका तो श्रद्धालु पुलिस पर भड़क गए, गाली गलौज का आरोप लगाया। कहे तुम लोग पाखंडी हो, अधर्मी हो, यहाँ से निकल के बाहर जाओ, और गाली गुप्ता देने लगे भद्दी भद्दी। काफी देर पुलिस और श्रद्धालुओं के बीच यूं ही बहस होती रही। आखिरकार श्रद्धालु लौट गए। मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि अगर स्नान पर रोक थी तो लोग घाट तक पहुंच कैसे गए। वक्त हो चला है कोरोना समाचार का, जिसमें अलग अलग राज्यों में कोरोना संक्रमण के कितने मामले अब तक सामने आ चुके हैं, कितने लोग ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं, ये रिपोर्ट बताएगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3000 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। दिल्ली में अब तक कुल 3,70,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट करवाए जा चुके हैं। इस टेस्ट में 59,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली में कोरोना के अब तक 33,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। 33,000 में 12,106 मरीज होम आइसोलेशन में ठीक हुए। कोरोना से अब तक दिल्ली में कुल 2,175 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में पुलिस कर्मियों में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 88 नए पुलिस कर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही राज्य में महाराष्ट्र पुलिस के अब तक 4,048 जवान कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,30,611 पहुंच गया है।
गुजरात में भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 580 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 580 में से अकेले 273 मामले अहमदाबाद से सामने आए हैं। गुजरात में अब तक 3,24,874 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है। इनमें से 27,317 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। यूपी के गाजियाबाद में कोरोना के 65 नए मरीजों की पुष्टि हुई। एक दिन में गाजियाबाद से सामने आने वाला अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यूपी में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 16,594 पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में अब तक 24 घंटे में 121 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। नए मरीजों की पुष्टि के साथ ही राज्य में कोरोना का खतरा बढ़ गया है। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,255 पहुंच गया है। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के 36 नए मरीजों को अस्पताल से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। उत्तराखंड में अब तक कुल 2,324 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को देहरादून में बाजार पूरी तरह बंद किए जाते हैं। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 2,532 मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से 1,493 मामले अकेले चेन्नई से सामने आए हैं। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 59,377 पहुंच गया है। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के 32,574 मरीजों को कोरोना से ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। राजस्थान सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में राजस्थान में कोरोना के 393 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 360 में से 60 मामलों की पुष्टि अकेले जयपुर में हुई। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 14,930 पहुंच गया है, तो वहीं कोरोना से 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में कोरोना से अब तक 349 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 122 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। जम्मू कश्मीर में एक दिन में कोरोना मरीजों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,956 पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना से अब तक 82 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ 3,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। चीन की नई साजिश पर आपको अपडेट देने का वक्त हो गया है। नमस्ते भारत में चीन को भारत ने चोट दी है, बड़ी चोट दी है। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक है भारत को घेरने के लिए चीन की नई साजिश की, दूसरी है अपने दुश्मन को जवाब देने के लिए भारत के नए फैसले की। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के धोखे पर चोट पड़ी, तो अब चीन ने नई साजिश पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके गिलगिट बल्टिस्तान में चली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीनी वायुसेना ने अपने 10 फाइटर जेट्स गिलगिट बल्टिस्तान के स्कार्दू एयरबेस में तैनात कर दिए हैं। चीन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि अगर सीमा पर परिस्थितियां बिगड़ी तो भारत को 2 मोर्चे से घेरा जा सके। एक तरफ चीन हर नाकामी के बाद नई साजिश रच रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना खुद को मजबूत करने में जुटी है। सरकार ने तीनों सेनाओं के सह सेना प्रमुखों को 500 करोड़ रुपए तक के हथियार, गोला बारूद खरीदने की इजाजत दे दी है। सेना इस खरीद को फास्ट ट्रैक ऑर्डर के तहत ले सकती है।